जय हिंद साथियों, मैं के सर आपका यूपी एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप थंबनेल में देखा ही होगा कि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आया हूं। और जो ये प्रैक्टिस सेट 1 है, ये तहलका मचा देगा। मतलब मैं पहले प्रीवियस ईयर सोल्व करूंगा, उसके बाद 50 प्रैक्टिस सेट करूंगा। जो जो 50 प्रैक्टिस सेट होंगे वो अलग होंगे। ये पहले प्रीवियस ईयर है। सो प्रीवियस ईयर जब हम सोल्व करेंगे, सो हम बड़े मज़े से सोल्व करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे और देखेंगे कि हम पिछली बार जो एग्ज़ाम दिया हमने, उसमें हमने क्या कमियां की हैं और हमें किस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। तो दिल थाम के बैठ जाइए। ये कंटिन्यूअसली चलेगा आपका शो। यूपी एग्ज़ाम पॉइंट आपके और आपके आपके परिवार के दिल की बात को सुनता है कि किस टाइम पे क्या चाहिए। देखो, इस टाइम पे हमें देखना है कि पहले पेपर में आया क्या है, फिर देखना है कि हमें अब पढ़ना क्या है। ठीक है ना? तो एग्जाम पॉइंट आपके साथ खड़ा है, आपके परिवार के साथ खड़ा है, आपके माँ बाप के साथ खड़ा है, आपके माँ बाप के सपनों के साथ खड़ा है और मरते दम तक खड़ा है। बीच में कुछ दिक्कतें थी, वो मैं सोल्व आउट करके आ चुका हूँ। अब मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मरते दम तक खड़ा हूँ। सिलेक्शन दिलाने तक का टाइम तक मैं खड़ा हूँ आपके साथ। बस अगर हमारा एफर्ट ज़रा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो 2023 में जो हमारा एग्ज़ाम, जो हमारी भर्ती निकली थी 60,242 वाली, उसका 23 तारीख 8वां महीना 2024 का शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम पेपर में सोल्व कराऊंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? सो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? कि एक और अजरही, एक और अजगर ही, लखी एक और मरगराए, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? अब रस की बात करते हैं तो रस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो रस होते हैं उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज है, रस को मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, अब मैं पढ़ाने आया हूं। तो रस के बारे में क्या कहते हैं? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद, अनुभूति। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक है जी। तो आनंद रस का शाब्दिक अर्थ होता है, जो हमें समझना है। ठीक है। और रस के अंग होते हैं 4: विभाव, अनुभाव और संचारी भाव और स्थायी भाव। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रस के 4 अंग होते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। और विभाव के भी दो अंग होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। मैं थ्योरी में इसे कंप्लीट करूंगा, पहले मैं प्रैक्टिस सेट का मैंने वादा किया तो मैं वो करा देता हूं। क्वेश्चन है, एक और अजगर ही, लखी एक और मरगराए, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? तो इसमें क्या अजगर की बात हो रही है? अजगर से क्या तुम लगाव करते हो क्या? कौन लगाव करता है? डर लगता है। डर क्या होता है? भयानक होता है। तो इसका आंसर है भयानक रस। अब सांप की बात आए या शेर की बात आए तो शेर से डर ही लगता है ना। और शेर से या सांप से जब डर लगता है तो उसमें वो भयानक हमला हम पे करता है, तो भयानक रस हुआ। सिंपल सी बात थी। अजगर ही शब्द देख लेते बस। अजगरी लखी एक और मर्ग राय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो पहले क्वेश्चन, एक और अजगर ही, लखी एक और मर्ग राय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। उपयुक्त पंक्ति में भयानक रस प्रयुक्त है। जहां विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से भय की, डर की अभिव्यक्ति होती है, वहां भयानक रस की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों।
पढ़ो और इसका जवाब दो क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण, सजावट। जब कोई हमारी बहन, माँ, बेटी अपनी साज सज्जा के लिए आभूषण, ज्वेलरी का इस्तेमाल करती है, वो एक व्यक्तित्व की सजावट हुई। अब शब्दों की सजावट के लिए हम अलंकार का इस्तेमाल करते हैं, रस का इस्तेमाल करते हैं, छंद का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सब बाद में पढ़ेंगे। अब आता है सब क्वेश्चन है अलंकार का। अब अलंकार में भी दो प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब इसमें कहा कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, मतलब शब्द अलंकार नहीं है तो अर्थालंकार है। कौन सा इनमें से अर्था अलंकार है? मैं कहने लगा के सर नहीं है, लेकिन नवीन सर है, तो इसमें नवीन सर को ढूंढना है, के सर को नहीं ढूंढना है। ओके, तो जो इसका श्लेष अलंकार है वो शब्द अलंकार नहीं है। अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार ये सब क्या है? ये शब्द अलंकार है, ये भी शब्द अलंकार है, ये भी शब्द अलंकार है। रूपक अलंकार शब्द अलंकार नहीं, ये अर्थ अलंकार है। रूपक हुआ, श्लेष, अनुप्रास, यमक, ये सब क्या है? शब्द अलंकार है। और शब्द अलंकार नहीं है मतलब अर्थ अलंकार है। तो जो शब्द अलंकार है उनमें अनुप्रास अलंकार आया, यमक आया, श्लेष आया, वक्रोक्ति आया, विप्सा आया, पुनरुक्ति आया, पुनरुक्त वभास आया। अर्थ अलंकार में आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना, अन्योक्ति, ये सब अर्थ अलंकार में आते हैं। ठीक है ना? तो इसका आंसर है रूपक अलंकार क्या है? शब्द अलंकार नहीं है। रूपक अलंकार शब्द अलंकार नहीं है तो क्या है? अर्थ अलंकार है। और उसमें अर्थ अलंकार ही पूछा, के सर नहीं है तो नवीन सर है। दिए गए विकल्पों में अनुप्रास, यमक एवं श्लेष शब्द अलंकार के भेद हैं, जबकि रूपक अलंकार अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। जब अर्थ अलंकार में आते हैं, अर्थ अलंकार के पाठ रूपक में आते हैं। जब उपमेय में उपमान का भेदारोप किया जाता है तब उसे रूपक अलंकार कहते हैं। मतलब जब उपमेय में उपमान का अभेद, अभेद, और भेद आरोप किया जाता है तब उसे रूपक अलंकार कहते हैं। मैया, एग्जाम्पल, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, कि जॉइंट है, संयुक्त व्यंजन। अब के सर और नवीन सर एक साथ मिल जाएं तो जॉइंट बन जाएंगे, जॉइंट। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। श्र, के और श में होता है, अजय, जय और ए होता है, त्र, तय और रे में होता है, श्र, श और रे में होता है। ठीक है ना? ये होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अगम और आगम का क्या अर्थ है? अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ। अगम, अगम होता है दुर्लभ और आगम होता है उत्पत्ति। दुर्लभ उत्पत्ति, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगम और आगम होता है दुर्लभ उत्पत्ति। अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ दुर्लभ उत्पत्ति होगा, अतः विकल्प 4 तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर जैसा आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूक, मूक का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? मूक होता है बोलने वाला, वाचाल, गूंग, मूक का, मूक बहुत बोलने वाला, वाचाल चुपचाप, ये सब। पहला ऑप्शन है शांत, दूसरा ऑप्शन है गूंगा, तीसरा ऑप्शन है विवश, चौथा ऑप्शन है चुप। तो इसका राइट आंसर है शांत। क्या है? शांत। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे इसकी थ्योरी क्या दी है। इसमें कहा दिए गए विकल्पों में
विवश, गूंगा तथा चुप मुख के अनेकार्थिक शब्द हैं, जबकि शांत मुख का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, अतः विकल्प ए अभिष्ट उत्तर होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, बताना है इसका क्या सही जवाब होगा। इसमें पूछा है निजवाचक स्वरनाम का प्रयोग, निजवाचक स्वरनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक होता है निजी, अपने लिए। आप पहला ऑप्शन है अपनों से क्या छिपाना, तो ये अपनों से क्या छिपाना, ये ऑप्शन गलत है बिल्कुल। आप भले तो जग भला, ये भी गलत है। आज अपनापन कहाँ है, ये भी गलत है। आप भले तो जग भला, ये सही है, यह मेरी निजी पुस्तक है। निजी बात होगी ना, जहां निजी बात होगी वहां निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है जी। तो आप भले तो जग भला, सॉरी ऑप्शन बी था इसका आंसर, मैंने गलत लगा दिया क्या वहां पे, सॉरी। आप भले तो जग भला इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम सार्वजनिक शब्द से निजता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रश्न है आप भले तो जग भला, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम। आप भले तो दुनिया भली है, जग भला है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा सवाल। क्या भूलूं क्या याद करूं हरविंद राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो ये पहला भाग है, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं को कौन सा पुरस्कार मिला था, क्या पता है आपको। ये पहली आत्मकथा के पहला भाग है इसका, क्या भूलूं क्या याद करूं हरविंद राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का पहला भाग है। ये आत्मकथा श्रृंखला 4 भागों में है, जिसमें 3 अन्य इस प्रकार है। नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये सब है। ठीक है जी। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है। अभी बता के आया हूं, अभी मैं बता के आया हूं कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर, माखनलाल चतुर्वेदी। कौन सी बुक, हिम तरंगनी के लिए, हिम कौन सी बुक के लिए, हिम तरंगनी के लिए, हिम तरंगनी बुक के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला था। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो सकता है क्योंकि ये पेन वैसा है, तो इसमें निब नहीं है इस पेन में, तो इसका भी इंतजाम करेंगे। ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य के लिए विजेता हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता माखनलाल चतुर्वेदी 1955 में थे। 1954 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है जी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक साहित्यिक सम्मान है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। वयो और वृद्ध, वयोवृद्ध, तो वयः, वयः इसका राइट आंसर है वयःवृद्ध। वयःवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद वयःवृद्ध होगा। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया जाता है। तो नंद किशोर आचार्य, रमेश कुंतल मेघ, रामदत्त मिश्र, काशीनाथ सिंह। तो राइट आंसर है नंद किशोर आचार्य। अब मुझे बताओ 2018 में किसे मिला। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को उनकी कृति छीलते हुए अपने को, कौन सी, छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को, इस कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2018 में। कमेंट करके बताओ किसे मिला था, और 2021 में किसे मिला। देश प्रेम में कौन सा समास है। देश के लिए प्रेम, के लिए मतलब तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तत्पुरुष समास में भी, तत्पुरुष समास के भी संप्रदान तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का कौन सा पार्ट, संप्रदान तत्पुरुष समास। देश प्रेम में तत्पुरुष समास है, वे सामासिक शब्द
जिनका उत्तर पद प्रधान हो वह एवं प्रथम पद गौण हो वह तत्पुरुष समास होगा। वो तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में भी संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है जी, संप्रदान तत्पुरुष समास। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या है? जुबान पर लगाम ना होना। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। जुबान पर लगाम ना होना मतलब जुबान कब्जे में ना होना। वैसे जुबान जुबान शब्द सही है क्या? जबान होना चाहिए। सदैव कठोर वचन कहना ये बिल्कुल गलत है। वो कटु वचन का अलग शब्द। सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना ये बहुत सही आंसर है। जबान पर लगाम न होना मुहावरे का अर्थ है सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। अतः विकल्प सही उत्तर बी है। इसका सही उत्तर बी माना है इसका। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत, अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो मैं कुछ पर्यायवाची बता देता हूं। अंग, अंश, अवयव। अंग का पर्यायवाची अंग, अंश, अवयव, हिस्सा, भाग। अंधकार का पर्यायवाची अंधकार, तम्र, तमृषा, तिमिरध्वज। अग्नि का पर्यायवाची अग्नि, पावक, ज्वाला, अनल, दहन, व्रही, वैश्वानर, धूम्रकेतु, कृष्णाणु, जादेव, आग। ठीक है ना? तो इस प्रकार है। अब अमृत, विष, अमृत, विष और क्षीर जो पर्यायवाची है वो खीर का पर्यायवाची है। क्षीर किसका पर्यायवाची है? खीर या दूध का पर्यायवाची है। ठीक है जी। क्षीर किसका पर्यायवाची है? खीर या दूध का। तो अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्षीर नहीं है। दिए गए विकल्पों में क्षीर शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सोम, अम्य तथा सुधा अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अतः विकल्प डी अभिष्ट उत्तर है। क्षीर किसका पर्यायवाची है? दूध का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा वर्ण दंत्य वर्ण नहीं है? दंत्य दांत से नहीं बोला जाता वो वर्ण। कंठ, तालु, मूर्धन्य दंत है। कंठ के खे गेड है ए, आ और एह। कंठ वर्ण। कंठ तालु चे, छे, जे, झे, झे, यश। ठीक है। कंठ तालु मूर्धन्य टेठेडेड। दंत्य, दंत्य वर्ण होता है टेठेडेड। इसमें कहा कौन सा नहीं है? तैथे दे देने से टेठेडेड मूर्धन्य होता है। तो टे शब्द मूर्धन्य मूर्धन्य। अभिष्ट उत्तर बी होगा इसका। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल। जब आम खा लिया है तो इसमें काल बताओ। मैंने आम खा लिया, तो जब खा लिया आसन भूतकाल में आया वो। आसन भूतकाल, आसन भूतकाल क्या होता है? मैंने आम खा लिया है। वाक्य में आसन भूतकाल प्रयुक्त है। भूतकाल की वह क्रिया जो हाल के समय में ही घटित हुई हो आसन भूतकालिक क्रिया कहलाती है। कौन सी? आसन भूतकालिक क्रिया। एक ही में आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। एक ही में आस्था रखने वाला, जो अन्य, किसी एक में आस्था रखने वाले को बोलते हैं अन्य। ठीक है जी, अनन्य। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? जैसे शब्द है धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। तो ठीक ठीक जो प्रदर्शित का ऑप्शन ए है। ठीक ठीक प्रदर्शित की बात करता है जब ऑप्शन ए आका, आकू, आक और का। दूसरा है आक, का, आका, आकू, आकू, आका, आका, का, आकू, आका, आक। तो ऑप्शन ए इसका मुझे राइट आंसर लगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें कहा गया है कि प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित है? आका, आकू, आका। प्रत्यय की बात करी ना भाई, तो ठीक है ना, ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य की जब बात करता है तो क्वेश्चन नंबर 18 में शुद्ध वाक्य मध्यकालीन युग में, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दीजिए। ऑप्शन बी। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। ऑप्शन डी। वह वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। तो इसका राइट आंसर ए है, क्योंकि क्या क्या गलती है? देखो गलती भी देखो। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, बिल्कुल सही है। उन्नति, प्रगति यूज नहीं किया, उन्नति करा।
साहब ने कहा है कि किसी को किसी को अंदर न जाने दिया जाए, किसी को अंदर न आने दिया जाए। ठीक है जी। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। इस समय की जगह आज के समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही ना आए, वे नहीं होता, वो चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। अरे यार ऑप्शन क्यों दिख रहा है बार बार? ऑप्शन दिखेगा दोस्त, मैं कितना ही छुपा लूँ नहीं छुपेगा, आपको थोड़ा ईमानदार बनना पड़ेगा। कोई बात नहीं, दिखने दो। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। वर्षा और जनता, बिल्कुल सही। जनता हमेशा एक वचन होता है, वर्षा एक वचन शब्द होता है। प्राण बहुवचन, हस्ताक्षर और जनता बहुवचन, हस्ताक्षर बहुवचन होता है। होश और लोग बहुवचन। दिए गए विकल्पों में सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्राण, बाल, होश, लोग, हस्ताक्षर सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। अतः विकल्प ए अभिष्ट उत्तर है इसका। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। राजा शब्द के पर्यायवाची शब्द चुनिए। राजा का पर्यायवाची शब्द, राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? राजा का पर्यायवाची शब्द नरेंद्र होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, डेमोक्रेटिक देश है हमारा, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के राजा हैं। सो राजा शब्द का पर्यायवाची नरेंद्र हुआ। ठीक है ना, ये बहुत प्रधानमंत्री जी ने ये आसान कर दिया यार याद करने के लिए। ठीक है ना, ठीक है चलो देखते हैं। दिए गए विकल्पों में नरेंद्र शब्द राजा का पर्यायवाची शब्द है। राजा के अन्य पर्यायवाची शब्द है भूप, नरेश, महीपति, महिपाल, नरपति इत्यादि। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो भारत में अनेक जातियां हैं। शुद्ध रूप तो यही है, अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों गलत है। भारत में अनेक जातियां हैं, ये भी गलत है। भारत में अनेक जातियां हैं, क्योंकि यहाँ पे बिंदी नहीं है। भारत में अनेकों जाति हैं, ये भी गलत है। ठीक है जी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 विस्मयदिबोधक चिन्ह। अब विस्मयदिबोधक चिन्ह की बात करता है तो विस्मयदिबोधक चिन्ह ही होता है, बहुत आसान बात है। तो अब विस्मयदिबोधक के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जब कहीं गुस्सा आए, घृणा आए, आश्चर्य हो, शोक हो आदि भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हो, वे विस्मयदिबोधक कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के साथ विस्मयदिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। अरे, अरे, ओह, शाबाश, बहुत अच्छे, बिंदास, ये सब क्या है? विस्मयदिबोधक। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 23, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा तुम घर जाओ, विशेषण, ध्यान से सुनना, विशेषण के रूप में हुआ है। अच्छा शब्द, अच्छा तुम घर जाओ, नहीं, अच्छा तुम घर जाओ, वो बोल रहा है कि तुम घर चले जाओ, तो ये विशेषण नहीं है। अच्छा है तुम भी आ जाए, अच्छा है वह अभी आ जाए, नहीं। तुमने अच्छा किया जो आ गए, नहीं। यह स्थान अच्छा है, या यह बहुत अच्छा इंसान है, या यह बहुत अच्छी लड़की है। लड़की पे बड़ा मुस्कुराते हो छोरे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। ठीक है, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल है। लल्लू लाल ने इसको ब्रज भाषा में लिखा है। अनावृत शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? 25वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी खत्म करूंगा। अनावृत शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? वैसे इसे निरस्त करा था, आप मुझे कमेंट, अनावृत होता है ना आया हुआ, तो इसे निरस्त कर देता क्वेश्चन को, अनावृत वाले को। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग,
क्षेत्र शब्द पुल्लिंग है, बिल्कुल पुल्लिंग है। अच्छा क्षेत्र, मेरी रीति, अच्छी घटना, मेरी क्षमा, अच्छी क्षमा, तो ये सब स्त्रीलिंग है। क्षेत्र सही है, ठीक है। तो ऐसे ही इन्हें अलग करना है। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? वह आए, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? वह आई हो, वह आई हो मतलब संभावना है, अगर आई हो तो मेरी चिट्ठी दे देना, मेरा लिफाफा दे देना, मेरा खत दे देना और बता देना कि हम प्यार करते हैं उनसे। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में संभव वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी घटना के होने की संभावना व्यक्त हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। असोच और असोच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। असोच बिना सोच के, असोच अशुद्धि, इसका राइट आंसर ये है। असोच होता है बगैर सोचे हुए, और बिना सोच के सिर्फ एक ही आंसर है इसमें, ये सब गलत है। बिना सोच के अशुद्धि होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29, आग लगने पर कुआं खोदना, मुसीबत आने पर। आग लगना होता है मुसीबत आने पर या संकट के समय बचाव करना। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आग लगने पर कुआं खोदना मतलब जब मुसीबत आ जाए तभी तैयार होना, ठीक है। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द लिखिए। सुपाठ्य होना चाहिए इसका तो बिल्कुल। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है सुपाठ्य। देखो मैं थ्योरी नहीं करवा रहा यहाँ पे, तुमने पढ़ रखा है और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये सवाल ऐसा आया था, इस भाषा में आया था, ये लैंग्वेज इस्तेमाल करी थी, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस बात को। आपको इस तरीके से टैकल करना है क्वेश्चन। मैं बिल्कुल भी थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, या मैं आपको इसके पूरे बारे में बताऊं, ऐसा नहीं करूंगा बिल्कुल भी भाई। ये 30 मिनट में मुझे 37 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन देनी है। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है इतने कम समय में करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो प्र में प्र उपसर्ग है, ठीक है। ओ कोई उपसर्ग नहीं है। अपवाद और प्राज्य, अप और प्र ये सब उपसर्ग है। प्र, अप, उपराज्य में प्रा उपसर्ग है, अतः विकल्प बी में राइट आंसर विकल्प बी है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 32, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त करना। समास संक्षिप्त करना। दिए गए विकल्पों में समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होगा जाता है, विकल्प सी उत्तर सही है। अब गद्यांश आपकी स्क्रीन पर है, गद्यांश पढ़ो और क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर देंगे, ठीक है। पहले गद्यांश पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये गद्यांश है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ता हूं, ठीक है। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और अपने जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं। इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति अस्थावान नहीं और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक
परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं किया जा सकता, क्योंकि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्यों नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए, जीवन सत्य। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जीवन सत्य की बात के बारे में कह रहा है। किसकी बात के बारे में कह रहा है? साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ है। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। तो सर्वांगीण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है। अब मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, आपको ध्यान रखना है इसे। ऑप्शन ए इसका मैंने बताया राइट आंसर है, तो राइट आंसर है। क्योंकि गद्यांश के अनुसार आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं किया जा सकता, क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना में से निर्वासित है। अतः विकल्प ए उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना सभी संभव है, तभी संभव है जब व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति क्षुद्रता, जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए, क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो। तो ऑप्शन सी इसका क्षुद्रता राष्ट्र की क्षुद्रता ना बन जाए। बहुत अच्छा सवाल है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। अतः विकल्प सी उत्तर है इसका सही। 35, आज का मानव अगले व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, क्यों शंकालु है? ऑप्शन ए, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन बी, उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। ऑप्शन सी, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। ऑप्शन डी, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। तो इसका राइट आंसर है ए, वह विज्ञान का विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 36, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है क्या? जीवन का एकांगी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यय